हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पंकज एसआरजी मेरठ आपके सामने एक बार पुनः अपनी नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो आधारित है हमारे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर अर्थात कंपेंडियम पर। और जैसा कि कंपेंडियम के बारे में पूर्व में प्रेषित वीडियो में हमने इस बात पर परिचर्चा की थी कि शिक्षण कंपेंडियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, कौन से ऐसे कारक थे और क्या इसकी प्रासंगिकता है किसी शिक्षक के कार्यक्षेत्र में। तो हमने ये देखा था कि हम इसके भागों के बारे में परिचर्चा कर रहे थे और अब हम इसके भाग 2 के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षण संग्रह में जो शिक्षण तकनीक है वो तकनीक किस प्रकार से हम सब टीचर्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। तो इस बारे में बात करते हुए हमने प्रोफेसर एम.के. जंगीरा के द्वारा जो प्रभावी शिक्षण नामक पुस्तक है, उस पुस्तक के आधार पर हमने देखा था कि शिक्षण से संबंधित जितनी भी हमारी प्रभावी टूल्स हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं दैट वी कैन अप्लाई इन द टीचिंग प्रोसेस ऑफ बाय द टीचर. So we can say कि from A to Z we have discussed about the various content and various topic that are the key points for a teacher. And in the very last two letters were Y and Z. Y for you and Z for zeal. कि a teacher should behave, a teacher should impact all the things that are nearby and surrounding by him. It means we can say a teacher should always consider about imparting the text or content or the topic that is he is going to impart to the children. It must be very relevant and it must have all the different aspects that are very essential for the development of a child. तो यहाँ ये बात कहने की है कि यू से तात्पर्य है एक शिक्षक का, कि एक शिक्षक क्या करे और कितने उत्साह से करे और किस प्रकार उसको करें। तो ये सब जो पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा ढांचा है आधारभूत, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण योजना, कि एज वी ऑल नो विदाउट प्लानिंग वी कांट डू एनीथिंग। कि हमारे लिए जो प्लानिंग है, वो जो योजनाएं हैं बनाना और उसको प्राथमिकता देना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक टीचर जो पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाता है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, उसको बहुत क्लियर अप्रोच होती है, उसकी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल क्लियर होती हैं, क्लास का जो पूरा लेवल उसके सामने है उसको उस लेवल की भी जानकारी होती है कि मेरी क्लास में किस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जब प्लानिंग के साथ एक टीचर क्लासरूम में एंटर कर रहा है तो उसकी टीचिंग इफेक्टिव होना बिल्कुल नेचुरल है। अब यहाँ बात आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शिक्षण योजना में इंक्लूड करनी चाहिए। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि शिक्षण योजना बनाने से पहले एक टीचर को हमेशा अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा कि ही मस्ट बी वेरी अटेंटिव एट एवरी स्टेज, एवरी स्ट्रेटेजी दैट ही इज गोइंग टू इम्पार्ट टू द चिल्ड्रन। सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उसे जो भी शिक्षण योजना बनानी है, जो भी उसका विषय है, जो भी उसका प्रकरण है, उससे संबंधित लर्निंग आउटकम को उसे आधार बनाना होगा। हम कह सकते हैं कि शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम होता है। तो जो बच्चों के अंदर उसे बिल्डअप करना है, पहले उसे उस उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए और उस उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले बच्चा उस स्तर से पूर्व के स्तर पर कहाँ है, हमें इस स्तर को भी जांच लेना चाहिए, तभी हम अपनी आगामी रणनीति बना सकते हैं। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप लर्निंग आउटकम का निर्धारण करें। उसके पश्चात आप लर्निंग आउटकम के लिए आपको जब बच्चों को कुछ सिखाना है तो उसके लिए आपको किस प्रकार की गतिविधि चुननी होगी, यानी आप गतिविधि का चयन करें। उस गतिविधि के लिए आपको किस किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी, यानी सामग्री का भी चयन करें। उसके पश्चात आप ये देखें कि जो मुझे शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करना है, बच्चों को जितना सिखाना है, उसके लिए मैंने जो गतिविधि चुनी है, उस गतिविधि के लिए जो सामग्री चुनी है, उस सामग्री और गतिविधि और लर्निंग आउटकम के आधार पर मुझे अपने शिक्षण की कौन सी तकनीक निर्धारित करनी है। इट मीन्स कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे प्लान आउट करनी है। उस स्ट्रेटेजी के बाद एक टीचर को ये देखना है कि वो उस स्ट्रेटेजी को बच्चों के साथ किस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर पाए, सामंजस्य कैसे बना पाए।
एक और बहुत बड़ी बात होती है कि हमने रणनीति बना ली, हमने योजना बना ली, हमने गतिविधि का चयन भी कर लिया, सामग्री भी निर्धारित कर ली, बच्चों का स्तर भी देख लिया, लेकिन उस स्तर के बाद हमने अपनी कक्षा के कितने बच्चों को उस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने एक प्रश्न उठ जाता है। तो गतिविधि इस प्रकार की हो जिसमें कक्षा के अधिकतम बच्चे सम्मिलित हों, लेकिन सदैव ऐसा संभव नहीं होता। तो ऐसे में अगर छोटे छोटे ग्रुप्स या पीयर लीडर या एकल व्यक्ति के व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अगर हम किसी एक्टिविटी को संयोजित कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इस अवधि में हमारी कक्षा के अन्य बच्चे निष्क्रिय ना हो जाएं, कि वो मानसिक रूप से सक्रिय रहें। तो ये देखना एक टीचर का कार्य है। इसी के साथ साथ अब हमें ये भी देखना होगा कि जब हमने पूरी क्लास को समाहित कर लिया, टीचिंग टेक्निक हमारी डिसाइड हो गई, लर्निंग आउटकम पर हम बात कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, तो अ टीचर शुड इन्वॉल्व फॉर द असेसमेंट प्रोसेस every time. He must be very observative and he must have the keen observation regarding the performance of the children. कि उसको देखना पड़ेगा कि मेरी क्लास के बच्चे इस टेक्निक से कितने लाभान्वित हो रहे हैं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अभी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन पर हम कुछ और न्यू टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा टीचिंग लर्निंग साइकिल है, उसके पूरे प्लान को हमें ऑब्जर्व करना होगा कि अब हमारा अगला प्लान क्या होगा। तो शिक्षण योजना में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास लर्निंग आउटकम आधार होना चाहिए शिक्षण योजना का। उस शिक्षण योजना के आधार पर हमें निर्धारित करनी चाहिए अपनी गतिविधियां, उसी गतिविधि के आधार पर सामग्री के पश्चात कितना समय हमें किस गतिविधि के लिए देना है, अर्थात शिक्षण योजना में हमें प्रस्तावना को कितना समय देना है, हमें क्वेश्चन आंसर को कितना समय देना है, लिखित कार्य के लिए कितना टाइम अलॉट होना चाहिए, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए या प्रोजेक्ट वर्क देने के लिए या किसी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन हमारे पास होनी चाहिए, और उसके बाद ओवरऑल कंसोलिडेशन के लिए हमारी समय सीमा क्या हो। तो हम ये कह सकते हैं कि गतिविधि, उसकी स्ट्रेटेजी, उसके मटीरियल और उसके बाद टाइम, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। जब बच्चों को हमने इस पूरे प्लान में इन्वॉल्व कर लिया, तो पूरी हमारी क्लास इन्वॉल्व हो रही है, अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट है या ओनली वन स्टूडेंट इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो ये पूरी प्रोसेस हमें देखनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट अ टीचर शुड ऑलवेज बी वेरी अटेंटिव रिगार्डिंग द इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चे का इवेल्युएशन हर समय होते रहना चाहिए, वेदर इट इज ओरल वेदर इट इज रिटन, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ है कि इवेल्युएशन के साथ साथ हमें ये भी देखना हो कि केवल टीचर एक मैकेनिज्म में संलिप्त ना हो जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी शिक्षण योजना को मशीनीकरण के आधार पर देख ले कि मुझे स्टेप बाय स्टेप ये करना है। इसके साथ इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, यानी बच्चों का इंटरेस्ट और चैलेंज उसके साथ जोड़ा जाए, कि बच्चों को चैलेंजेस काम देंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, उनको आप इंटरेस्टिंग पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा कंटेंट, पूरी प्लानिंग देंगे तो वो और अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। तो इसके साथ ही कह सकते हैं इनोवेटिव आइडियाज अगर आप अप्लाई करेंगे तो अ टीचर, whenever a teacher accept any innovative idea in the classroom, the quick response of the children was very awesome. It was wonderful experience for a teacher to see the faces of his students having the very wonderful and surprising face expressions and performance also. तो यहाँ हमने बात की पूरी शिक्षण योजना का प्रारूप क्या होना चाहिए, टीचर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण योजना के साथ साथ एक टीचर को शिक्षक डायरी भी अपने पास रखनी चाहिए। और डायरी की आवश्यकता क्यों? क्योंकि शिक्षण योजना में जो भी वो बच्चों को करा रहा है, इट वॉज द लेआउट ऑफ दैट प्लान, लेकिन टीचर्स डायरी में वो और उसे बच्चों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है वो फीडबैक नोट किया जा सकता है। टीचर को स्वयं अपना असेसमेंट करने के बाद क्या लगता है कि क्लासरूम में जो मैंने ये शिक्षण योजना के आधार पर कार्य किया, क्या मुझे उसमें सफलता मिली या उसमें मुझे और सुधार करना है, तो वो सेल्फ असेसमेंट के जो रिजल्ट है उसमें मेंशन कर सकता है। अगर कुछ और उसके पास नया है कराने के लिए तो उस नवीन कार्य को भी वो उसमें लिख सकता है। तो कुल मिलाकर शिक्षक डायरी एक आईना होती है जिसे एक टीचर प्रयोग करता है रियल पिक्चर को देखने के लिए।
तो एक शिक्षक डायरी में कौन से बिंदु होने चाहिए, अब मैं इस पे बात करती हूँ। तो एक शिक्षक डायरी के सबसे फर्स्ट पेज पर जनरल इंफॉर्मेशन शुड बी रिटन, द इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ टीचर। एक टीचर के रूप में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए फर्स्ट पेज पर टीचर से संबंधित वो इंफॉर्मेशन अवश्य अंकित हो। इसके बाद शिक्षण योजना का जो प्रारूप है, उस प्रारूप के जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे अभी हमने बात की कि आप लर्निंग आउटकम डिसाइड करें, फिर आप एक्टिविटी, फिर आप मटेरियल, फिर उसके बाद आप क्लास का पूरा जेस्चर, फिर ड्यूरेशन, फिर क्लास की सहभागिता, फिर क्लास का आकलन, फिर उसके बाद रोचकता, कि हमने ये स्टेप्स के बारे में आपसे बात की कि शिक्षण योजना में ये स्टेप होने चाहिए। तो इन सारे स्टेप का पूरा डिटेल आप शिक्षक डायरी में लिखेंगे। उसमें आपके फर्स्ट पेज पर ये सारे, सेकंड पेज पर ये सारे के सारे कॉलम्स मेंशन होंगे, पूरा डिटेल में आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर थर्ड पेज में आप शिक्षण योजना का एक ब्लैंक फॉर्मेट रखेंगे। जो जो स्टेप्स अभी हमने बताए उसके आधार पर आप ब्लैंक फॉर्मेट रखेंगे और उस ब्लैंक फॉर्मेट की 100 ब्लैंक पेजेस उसमें होने चाहिए। तो इस प्रकार से 100 ब्लैंक पेजेस आपके शिक्षण योजना के मुख्य बिंदुओं के लिए निर्धारित हो गए और 50 पेजेस जो हैं आपके शिक्षण योजना का जो ब्लैंक फॉर्मेट है उसके लिए निर्धारित हो गए। और बाकी के जो 10 पेजेस हैं उसमें आपको वो ब्लैंक रखने हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज, कोई फीडबैक या किसी और प्रकार का आपको रिमार्क लिखना है, तो आप उसके लिए उन 10 पेजेस को यूज करेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल पेजेस हो गए वो 160 हो गए। 100 पेजेस फॉर शिक्षण योजना के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में, कि एक पृष्ठ पर आपने वो बिंदु अंकित कर दिए, उनका डिटेल लिख दिया, बाकी के 99 पेजेस ब्लैंक हो गए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप उसमें अटैच कर दिया। एक पेज पर आपने वो प्रारूप अटैच किया, बाकी जो 49 पेजेस हैं वो ब्लैंक हो गए और 10 पेजेस बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, जिसमें एक टीचर सेल्फ असेसमेंट या वॉट एवर फीडबैक, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस ही वुड लाइक टू मेंशन इन इट। तो इस तरह से आज हमने बात की कि किस प्रकार से टीचर को विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग क्लासरूम में कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा एक प्रॉपर योजना के साथ, स्पष्ट उद्देश्य के साथ, अपनी रणनीतियों का निर्धारण करके और पूरे क्लास के बच्चों को साथ लेने का उद्देश्य साथ में लेकर बहुत ही नवीन और रोचकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता के साथ क्लासरूम में एंटर करना चाहिए और शिक्षण योजना के साथ साथ अपनी शिक्षक डायरी को भी अपडेट करना चाहिए। तो अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षण योजना का जो प्रथम आधार है, लर्निंग आउटकम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।